हेलो बच्चों। तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं, सॉल्व करने वाले हैं राष्ट्रीय आईआईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के मॉडल पेपर। नहीं, हम उसका जो पेपर हुआ है पिछले साल का उसी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, इसमें आज हम सबसे पहले विज्ञान के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखिए, हमारा दिया गया है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। तो 91 पर हमारा विज्ञान शुरू होता है। तो हमारा दिया गया है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। तो देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने के सोडे का हमारा रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अब देखिए, ये बहुत से बच्चों को ये होगी कि सर चारों पर टिक लगाए। चारों पर टिक इसलिए लगाया क्योंकि जो हमें पेपर मिला था उस पर जो सही आंसर था उस पर टिक लगा था। तो हमने क्या किया, चारों पर टिक लगा दिया, तो जिससे आपको पता ना चले कि किस पर टिक हुआ था। तो देखिए, खाने वाले सोडे का सूत्र ये होता है, हमारा खाने वाले सोडे का सूत्र। और बाकी हमें याद होना चाहिए, यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बाकी जो हमारा फार्मूला दिया गया है वो किसका है, क्या पता है इसमें खाने वाले सोडे को पूछ रहा है, अगला दूसरा कुछ दे। तो देखिए, ये हमारा पहला है बेकिंग सोडा, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा का सूत्र। इसी तरह से NaH4OH, ये हमारा होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे लिखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको सभी का एग्जाम, जैसे NaOH, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा, जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा, जिससे हम कपड़े धोते हैं अपना, यही हमारा कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा। तो NaOH हमारा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये कास्टिक सोडा होता है। ये NaH4OH हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और Na2CO3 बेकिंग सोडा होता है, और NaHCO3 हमारा खाने वाला सोडा होता है। देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा दिया गया है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो एक रासायनिक परिवर्तन, देखिए इसमें 4 दिया गया ऑप्शन: मोम का पिघलना, चीनी का शरबत, लोहे में जंग लगना, नमक और पानी का घोल। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में हमारा क्या होता है, हमारा रासायनिक समीकरण में क्या होता है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना हमारा, देखिए क्या होता है, लोहे में जंग सबसे पहले क्या आता है, लोहे का फेरस। देखिए, जब जंग लग जाता है तो हमारा Fe2O3 हो जाता है। इसमें हमारा क्या होता है, नमी प्लस के हमारा ऑक्सीजन मिलके बनता है। ये हमारा जब जंग लग जाता है तो आपको पता होगा ये भूरे रंग का हो जाता है। हमारा लोहा कैसे हो जाता है, भूरे रंग का, और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नमी प्लस ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या होता है, लोहे में जंग लगना। ये हमारा कौन सा आपको लिख के गया है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये देखिए मोम का पिघलना, ये अलग बात है, भौतिक परिवर्तन है। शरबत का बनना, ये भी भौतिक है, जिसको देखो। फिर नमक का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु भार हो तो क्या कहते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है समान परमाणु क्रमांक। देखिए हम बता दे रहे हैं, उस तत्वों के उदाहरण भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा पहला है, जिसे समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समस्थानिक। जिसके भार समान हो उसे समभारिक कहा जाता है। अब देखिए, हम आइसोटोन और समरूपी सभी हम बता देंगे। तो देखिए, चलिए सबसे पहले समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये हमारा समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब कि जिसके देखिए परमाणु क्रमांक समान हो। देखिए, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक, तो देखिए सभी के परमाणु क्रमांक समान है, तो ये हमारा हो जाएगा समस्थानिक। ऐसे ही समभारी का क्या होता है, इसे हम समस्थानिक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। अब देखिए समभारी, समभारी का क्या होता है, देखिए 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, ये हमारा होता है समभारी। इसे क्या कहते हैं, समभारिक। इसे कहते हैं समभारिक। समभारिक में देखिए, इसके ऊपर वाला तत्व देखिए सभी समान है कि नहीं, यहाँ पर देखिए भार, इसके भार देखिए सभी में समान है, समभारिक, इसे समभारिक कहते हैं। और समस्थानिक में क्या होता है, जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है। देखिए परमाणु क्रमांक तीनों के समान है। तो देखिए दोनों का हमने उदाहरण, ज़्यादातर ये पूछा जाता है, समस्थानिक और समभारिक के उदाहरण बताइए। अब देखिए आइसोटोन, आइसोटोन उसे कहते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे हमारा आइसोटोन आते हैं, अगला आइसोटोन। आइसोटोन देखिए 2 होते हैं, जैसे 6 कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 14 से हम क्या करते हैं, पूरा तत्वों की खोज करते हैं। 6 कार्बन 14 और 8 ऑक्सीजन 16। देखिए 14 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर देखिए 16 में से जब 8 घटाएंगे तो भी 8। देखिए दोनों का हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या समान हुई कि नहीं। देखिए घटाने पर हमें आइसोटोन प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से देखिए हम अगला देख सकते हैं समरूपी। समरूपी में क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला, जो फार्मूला होता है
फार्मूला जिसे कहते हैं सूत्र, सूत्र समान होता है बट स्ट्रक्चर मतलब डिजाइन या ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट, इसका आकार क्या होता है अलग अलग होता है। ये समान होता है, दोनों का फार्मूला समान रहेगा लेकिन हमारा डिजाइन अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। ये हमारा होता है समरूपी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसका आपको समझ में आ गया क्या हो गया? समस्थानिक। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु क्रमांक समान हो उसे और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ये हमारा समस्थानिक हो गया। और ये देखिए समभारी, समभारी में परमाणु, देखिए परमाणु क्रम भार समान है। सब भारी, देखिए भारी इसके नाम से ही पता चल रहा है, सम में बराबर, भारिक मतलब भार, भार हमेशा सर के ऊपर रहता है, तो यहाँ पर देखिए सभी ऊपर हैं। समभारिक उसे कहते हैं। समस्थानिक एकदम नीचे जो रहता है 1s1 1s2 1s3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, देखिए जैसे कि 94 दिया गया है, जिप्सम अयस्क है। तो देखिए जिप्सम हमारा क्या है? अयस्क है। तो जिप्सम में क्या होता है? सबसे पहले जिप्सम का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जिप्सम का फार्मूला होता है देखिए CaSO4। तो जिप्सम में क्या आ रहा है? देखिए आयरन तो आ नहीं रहा है और कॉपर भी नहीं आ रहा है, जिंक भी नहीं रहा है, हमारा कैल्शियम आ रहा है। तो जिप्सम में हमारा क्या होता है? कैल्शियम होता है। ये हमारा आंसर सही होगा। जिप्सम में हमारा क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। जल, देखिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता। देखिए जल का हमारा सूत्र पहले लिखते हैं, H2O। जल में हमारा देखो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो 2 और 6। और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए हमारा ऑक्सीजन हो गया, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 हो गए, 2 हो गए। अब देखिए 2, अब कितने हो गए? पूरे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 2 4 2 6। अब देखिए हाइड्रोजन एक यहाँ जोड़ दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़े। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन पर। अब देखिए यह इसके साथ करके संयोग हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोरवरी साहब ने बताया था कि तब कक्षा को पूर्ण होने के लिए 2 होना चाहिए, कितना 8 होना चाहिए, कितना 18 होना चाहिए, या तो 32 होना चाहिए। उन्होंने बताया कक्षा का नाम दिया था KLMN, ये कक्षा के नाम दिए थे। तो देखिए यहाँ पर तो 8 नहीं कर सकते, हाइड्रोजन के पास 2 ही रहता है, 2 ही। तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीजन से संयोग करके 2 कर लिया। फिर क्या करेगा? जब ऑक्सीजन किसी को दिया है तो वो भी तो लेगा। देखिए ये लेके हमारा क्या कर लिया? 8 कर लिया। तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों लोग साझा किए, एक यह 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का कौन सा क्लोराइड आयन है? देखिए क्लोराइड आयन है, पहले से ध्यान से देखिए, Cl-। क्लोरीन का कितना होता है? 17। और 17 में एक ऋण है, ऋण मतलब कि वो लिया है तब ना ऋण होता है। तो 17 में एक जोड़ देंगे तो हमारा आयनों की संख्या कितना हो जाएगी? 18। तो देखिए आयनों की संख्या 18 हो गया। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला पहला दिया गया है? देखिए 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो नहीं सकता। फिर देखिए दूसरा दिया 18 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं सकता। 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन ये दोनों समान नहीं हो सकते। यहाँ पर दिया है 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला हमारा सही होगा। देखिए 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 है। ये है क्वेश्चन नंबर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 97 हो जाएगा। 97 हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? प्रोड्यूसर गैस का मतलब होता क्या है? देखिए निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? प्रोड्यूस मतलब कि जो बाहर निकलता है, प्रोड्यूसर गैस उसे कहते हैं। जैसे हमारा दिया गया है यहाँ पर, तो CH4+O+H2S, ये तो हो नहीं सकता। CO+H2 ये भी नहीं है। CH4 ये मीथेन भी हमारा नहीं होता प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का कोबाल्ट हमारा बाहर निकलता है हमेशा, कोबाल्ट और नाइट्रोजन गैस ये बाहर निकलता है जब इसको गर्म किया जाता है 373 डिग्री सेल्सियस पर, तो गर्म किया जाता है तो हमारा प्रोड्यूसर गैस निकलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? पहले तो हमें सबका सूत्र पता होना चाहिए। संतृप्त और असंतृप्त किसे कहते हैं? संतृप्त जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो, मतलब एक अनुपात में हो, बैलेंस हो, उसे संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त उसे कहते हैं जो बैलेंस नहीं हो। तो देखिए सबसे पहले मेथेन का फार्मूला, मेथेन का हमारा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है CH4। और देखिए एथेन का फार्मूला होता है C2H6, इसका हम स्ट्रक्चर भी बता के दिखाएंगे। अब देखिए इसका फार्मूला होता है C2H4। और प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। अब देखिए हम सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो CH4 तो कार्बन होता है, कार्बन का कितना होता है? 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो देखिए 6 को जब हम करेंगे तो 2 और 4 ये हो जाएगा। लास्ट का अच्छा हमें ध्यान देना है 4। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए C हो गया,
कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कार्बन। अब हाइड्रोजन 4 ठो है तो चारों जुड़ेगा, एक यहाँ जोड़ दे रहे हैं, एक यहाँ जोड़ दे रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए यहाँ जुड़ गया हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉन दूसरे से दिखाते हैं क्रॉस से। ये देखिए हाइड्रोजन हमारा ये इसलिए कि यह कंप्लीट कर लिया, ये हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया और यह हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया और यह भी हमारा हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ऑक्सीजन कंप्लीट, जब चारों को दिया तो चारों से लेगा तो ये हमारा ऑक्सीजन अपना लेकर कंप्लीट कर लिया। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस है। अब देखिए दूसरा देखते हैं C2H2। देखिए कार्बन कार्बन ये हो गया, फिर हमारा कितना बचा हाइड्रोजन 6 ठो। तो देखिए यहाँ पर हम डबल बांड बना देंगे। देखिए यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन कितने, सिंगल बांड यहाँ से, सिंगल बांड यहाँ से, एक एक बांड हो गया इसके बीच में। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक कार्बन पर 4 हो गए। देखिए इस पर भी 4, इस पर भी 4 कर दिए, ये हमने 4 कर दिए। अब देखिए हाइड्रोजन जोड़े, एक यहाँ जोड़े हैं, एक यहाँ जोड़े हैं, यहाँ एक यहाँ। देखिए ये हो गया कि नहीं हमारा 6 ठो। फिर देखिए इसी तरह से बैलेंस, इसको शायद हम सिंपली दिखा सकते थे, तो ऐसे दिखा सकते थे। ये हो गया हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ यहाँ। देखिए 6 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 का हाइड्रोजन हो गए, ये बैलेंस है। अब देखिए अगला देखते हैं एथिलीन का। एथिलीन का देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो कार्बन 2 ठो कर दिए। हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्डिंग असंतुलित संतुलित हाइड्रोजन कार्बन। देखिए यहाँ पर हमारा अगर हम यहाँ पर 2 ले लें, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए 4, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। फिर हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए, ये देखिए हमारा ऐसे हो जाएगा बैलेंस, ये हो गया। फिर देखिए अगला वाला लास्ट वाला देखते हैं, आपको फिगर बनाते हैं। 2 कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गई यहाँ पर देखिए। अब देखिए C3 ठो, 1 2 3, यहाँ से हो गया। फिर देखिए हमारा कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3, फिर देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 2, यहाँ से जोड़ेंगे 1, ये हो गया। देखिए फिर इसके बाद देखिए C2H3 में ध्यान से देखिएगा, सब में हमारा सिंगल बॉन्ड है। देखिए यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारा असंतुलित है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है। तो हमारा एथिलीन जो है कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रास निम्न में से किसकी धातु मिश्रण होता है। देखिए ब्रास हमारा तांबा तथा जिंक का मिश्रण होता है। ब्रास यदि आपको याद होगा तो ब्रास जो है कि हमारा जो ब्रास है, तांबा प्लस जिंक का मिश्रण। अब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि तांबा कितना % होता है और जिंक कितना % होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तांबा हमारा कितना % होता है और जिंक हमारा कितना % होता है। तो देखिए तांबा हमारा 66% होता है और जिंक हमारा 34%। तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, ये हमारा 66% होता है और ये हमारा 34% होता है। देखिए टोटल 100% हो गया कि नहीं। देखिए 4 + 0 ये हो जाएगा हमारा टोटल 100%। तो ब्रास हमारा तांबा तथा जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दिया गया है, यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हो, तो देखिए क्या हो सकता है। देखिए हम एक चुंबक बना रहे हैं, यदि आपको पता होगा तो चुंबक हमारा लंब चुंबक हम बना रहे हैं, इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए लंब चुंबक बनाते हैं। चल क्यों नहीं रहा पेन। अच्छा चलिए अब चलेगा। देखिए हमारा लंब चुंबक हम बनाते हैं, लंब चुंबक हमारा ऐसे रहता है, ये हमारा लंब चुंबक हो गया। अब देखिए बोला है, यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य अंत है, तो B1 हमारा मध्य में है चुंबक के। देखिए बोला गया है B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत, तो हमारा B1 यहाँ पर है और B2 देखिए यहाँ पर है। देखिए चुंबक से जो मैग्नेट निकलता है ये इस साइड से निकल के इस साइड पर देखिए ऐसे जाता है। तो देखो यहाँ पर बीच में तो कम चुंबक मैग्नेट काम करता है, लेकिन किनारों पर बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो हमारा देखिए B2 अधिक होगा,
तो देखिए हमारा पता चल गया B1 पर कम लोड है। यहाँ पर देखिए जिस तरफ हमारा मुंह ओपन रहता है, ये हमारा ओपन रहता है, उधर हमारा बड़ा होता है। तो देखिए B2 की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो वही चीज़ हमारा बताता है कि मध्य में जो है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कम होती हैं, लेकिन हमारा बीच में क्या होता है, ये हमारा अधिक होता है। तो देखिए हमारा ये वाला सही है, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन थर्ड वाला सही है। देखिए दिया गया है कि B1 पर हमारा कम मैग्नेट रहेगा और B2 पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके सिरों पर ज़्यादा होता है, बीच में कम होता है चुंबकीय। यदि आप चुंबक चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 101, जो कि दिया गया है, यदि गैस तथा द्रव, देखो बोला गया कि यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 और x2, देखिए गैस में बोला गया है, गैस लिख देते हैं यहाँ पर, गैस में हमारा क्या है x1 और द्रव में क्या है, द्रव में हमारा x2 है। ये दोनों दिया गया है। गैस और द्रव में ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिए, तो किसमें अधिक होगा, दोनों में तो बराबर नहीं हो सकता। हम जानते हैं ध्वनि का वेग यदि आपको पता होगा तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद द्रव में होता है, फिर उसके बाद गैस में होता है, और निर्वात में तो होता ही नहीं ध्वनि, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं रहता तो ध्वनि वहाँ पर ट्रेवल नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पर हमें सीधे सीधे पता चल गया द्रव में अधिक होता है। तो देखिए ये x2 हमारा बड़ा होगा, क्योंकि जो बताया गया है कि द्रव हमारा x2 है और गैस में दिया गया x1, तो द्रव में अधिक होगा गैस की तुलना में द्रव में। देखिए यहाँ पर हमने बता दिया ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, फिर गैस में सबसे कम होता है। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है। तो मानव नेत्र का लेंस हमारा क्या होता है, कैसा होता है। यदि आपको पता होगा मानव नेत्र का लेंस जो है कि हमारा उत्तल लेंस की तरह रहता है। उत्तल लेंस क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन दिया अभिसारी अपसारी। देखिए मानव नेत्र का लेंस देखिए एक्चुअली क्या होता है, प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश यहाँ से यदि हम लेते हो प्रकाश को ऐसे फैलाता है, मतलब कि इसका अभिसारी का मतलब, अभिसारी आप समझ लीजिए, अभिसारी का मतलब होता है, यहाँ पर एरो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभिसारी का मतलब कि एक बिंदु से होकर प्रकाश जहाँ पर फैलती है उसे अभिसारी कहते हैं। अपसारी क्या होता है, अपसारी इसी का उल्टा, जहाँ पर एक बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत हो। देखिए एक बिंदु पर आके मिल रही ये सभी लेंस, तो इसे हम कहते हैं, यहाँ पर देखिए आके मिल रही है, तो इसे कहते हैं अपसारी। तो हमारा लेंस कैसा होता है, प्रकाश को फैलाता है, ना कि एक बिंदु पर आके मिलती है। तो वही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि मानव नेत्र जो है लेंस होता है वो अभिसारी होता है। कैसा होता है, अभिसारी। तो क्योंकि हमारे नेत्रों से देखते प्रकाश निकल के फैल जाता है पूरी, हमें दूर दूर तक चीज़ें दिखाई देती हैं। अपसारी का मतलब होता है कि जब कि कोई प्रकाश की किरणें आके एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो या मिलती हो, उसे अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 103। तो 103 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। अब देखिए पंखे के ब्लेड, जो हमारा पंखा होता है घर में लगा होता है, आपके सबके घर में लगे ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे, मान लो 4 ब्लेड का पंखा है। तो देखिए ये पंखा है हमारा, पंखे का ब्लेड गति करती है, वृत्तीय गति नहीं करती है। पंखे का जो ब्लेड होता है हमारा कौन सी गति करती है, उसे हम लोग कह सकते हैं कि, सॉरी, पंखे का ब्लेड हमारा सर्कुलर मोशन, जिसे कहते हैं वृत्तीय गति। कैसे कहते हैं, वृत्तीय गति। ये हमारा पंखे का ब्लेड हमारा वृत्तीय गति करता है। ये तो सही है, पहला हमारा सही हो गया। लेकिन देखिए परेड करते हुए मार्च जो है कि करते हैं वो सरल रेखी गति। ये कौन सी गति करते हैं, सरल, सरल, सभी आपको पता होना चाहिए। तो जो व्यक्ति कदम ताल करते हैं वो हमारा कौन सी गति करते हैं, सरल रेखी। देखिए एक सीधा में जाते हैं कि नहीं। अब झूलता हुआ व्यक्ति वो कैसे गति करता है, तो ये दोलन गति करता है। कौन सी गति, दोलन गति। जो देखो एक झूला है ऐसे, इधर से इधर, इधर से इधर, तो एक दोलन की तरह काम कर रहा है कि नहीं। झूला झूला कोई भी करता है तो ये दोलन गति करता है, कभी यहाँ आ जाता है कभी यहाँ, लेकिन उसी से अलग नहीं जाता। सूर्य के चारों ओर, देखिए ये तो हमारे सबको पता है, दीर्घवृत्ताकार। तो आपका आंसर जो चारों दिया है वो किसके लिए आपको याद होने चाहिए। देखिए पंखा हमारा कौन सी गति करता है, वृत्तीय गति करता है। और जो परेड करता हुआ सिपाही मार्च करते हुए वो सरल रेखीय गति करते हैं। झूलते बच्चे की गति सरल रेखीय गति नहीं होती है, वो दोलन गति होती है। कौन सी गति होती है, दोलन गति। सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति कैसी होती है, वो दीर्घवृत्ताकार। देखिए कभी सूर्य अगर हमारे सेंटर में है तो पृथ्वी हमारी ऐसे चक्कर लगाती है, तो ये दीर्घवृत्ताकार होता है, जिसे इलिप्स का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है, सॉरी 14 नहीं, 103 आते हैं, 104।
ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। ऊष्मीय ऊर्जा, देखिए ऊर्जा का मात्रक हमेशा हमें पता होना चाहिए कि जूल होता है, चाहे कौन सी भी ऊर्जा हो उसका मात्रक हमारा क्या होता है, जूल। ये हमारा ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, मात्रक जरूर एक क्वेश्चन इस पे रहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा पर। तो बल का आपको देखो ये भी पता है कि बल का मात्रक किलोग्राम होता है, ये बल का मात्रक केजी में नापते हैं। अब देखिए डिग्री, ये तापमान का होता है, ये भी पता होना चाहिए। तापमान हमारा डिग्री सेल्सियस होता है, किसी चीज़ का तापमान केल्विन में भी नापा जाता है फारेनहाइट में, लेकिन यहाँ डिग्री सेल्सियस मेन हमारा ऐसा ही माना जाता है यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवनीकरण ऊर्जा है। तो देखिए ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा पहला नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, इसमें पूछा गया है, इसके बारे में हम सोचते हैं, अभी देखते हैं। देखिए हमारा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा हमारा देखो, जैसे कि अनवीकरणीय होता है जीवाश्म हो गया, और क्या हो सकता है, कोयला हो सकता है, और क्या हो सकता है, कच्चा तेल हो सकता है, और प्राकृतिक गैस हो सकता है, और यूरेनियम हो सकता है। ये हमारा अनवनीकरण ऊर्जा है। अब देखिए इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा हमारा, देखिए भूपात ऊर्जा हो सकता है, पवन ऊर्जा हो सकता है, सौर ऊर्जा हो सकता है। केवल हमारा अनवनीकरण ऊर्जा इसमें किसमें है, पेट्रोलियम में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं पवन, भूपात और लिख सकते हैं सौर और सूर्य, ये भी लिख सकते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। तो आपको सीधे सीधे पता चल गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। इसमें से एक भी क्वेश्चन रहते हैं इसमें से भी। तो देखिए पेट्रोलियम गैस जो है कि हमारा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि परावर्तन का उदाहरण है। परावर्तन, एक्चुअली पहले आपको पता होना चाहिए परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन मतलब कि जहाँ से ध्वनि हमारे जाकर टकरा के वापस आ जाए, उसे परावर्तन कहते हैं। तो देखिए ऊर्जा नहीं है, तो देखिए इकोसिस्टम, प्रतिध्वनि देखिए हमारा क्या होता है, ये 17.2 मीटर पर आप किसी दीवार से चिल्लाते हैं, तो किसी दीवार से इतना दूरी पर होकर चिल्लाते हैं तो वो बार बार सुनाई देती है। जैसे यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर ये दूरी, यहाँ से आपकी दूरी 17.2 मीटर है, 17.2 मीटर है। अब यहाँ से आप साउंड करेंगे तो ये ध्वनि आपको बार बार सुनाई देगी। पहाड़ों पर ऐसा होता है, या तो कभी देखते हो कहीं नया नया घर बनता है, उसमें आप इतने दूरी पर से चिल्लाते हैं तो ये आवाज़ आती है। अनुसरणीय ऊर्जा देखिए ये अलग होता है, ये नहीं होता। फिर देखो बहुत देर तक रहता है, जैसे हम एक बार चिल्ला दिए अनुसरणीय ऊर्जा, तो एक बार चिल्ला दिए यदि आप आवाज़ किए तो वो बहुत देर तक उसमें गूंजता रहता है, उसे अनुसरणीय ऊर्जा कहते हैं। नन ऑफ दिस, तो ये नहीं। खिलौने, टेलीफोन, देखिए खिलौने और टेलीफोन में ये सिस्टम नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, खिलौने और टेलीफोन में परावर्तनीय ऊर्जा, सॉरी ध्वनि परावर्तक का उदाहरण नहीं है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नाम नहीं है। देखिए ब्राउजर जानते हो, जिससे हमारा क्रोम होता है, मोजिला होता है, फायरफॉक्स होता है, ये सब ब्राउजर है। इसी तरह से हमारा देखिए वर्ल्ड वाइड, ये तो हमारा एक साइट पर लिखते हैं पहले www, जैसे कोई चीज़ हम सर्च करना होता है तो www लिखते हैं, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ईमेल, किसी को हमें भेजना होता है तब हम ईमेल का यूज करते हैं। लेकिन लॉन्चर देखिए, मोबाइल में एप्लीकेशन लॉन्च कर देते हैं तो हमारा ऐप्स बदल जाते हैं, दूसरे टाइप से आने लगते हैं। ये सभी तो हमारे क्या है, ब्राउजर नहीं है। लेकिन ब्राउजर क्या होता है, ठीक है, ब्राउज़र हमारा नेटस्केप एक ब्राउज़र था बहुत पुराना, जो कि 1990 में बंद कर दिया गया। 1990 के समय में ये बंद कर दिया गया था। क्या बंद कर दिया गया था, इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये बहुत प्रचलित था उस समय, प्रमुख था 1990 के समय में, लेकिन अब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नेटस्केप, ये ब्राउज़र था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया, उक्तियाँ, प्रकाश की किरणें जब प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती हैं उनमें विचलन नहीं होता। देखिए प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र, देखो मैं फिगर बना के बता दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा लेंस है, यदि ये हमारा नॉर्मल लाइन है, अब इसके केंद्र से होकर गुजरेगी तो प्रकाश अपने मार्ग से सीधे सीधे चली जाएगी। ये हमारा यहाँ से होना चाहिए, ये सीधे सीधे गुजर जाएगी। और यही चीज़ प्रकाश ऐसे जाएगा तो ये फोकस से होकर जाएगा,
तो केंद्र से देखिए, हमें केंद्र से जा रही तो वो सीधे गुजर रही है, ये पहला लाइन सही है। लेकिन वहीं उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवतलों, देखिए जब भी कभी कभी देखते हो कहीं पर इधर से आकर रोड मुड़ी होती है और इधर से, तो यहीं पर यदि यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी है तो सामने वाले को ये चीज़ें, यहाँ पर आ रहा है कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, इसको नहीं दे, इसके लिए यहाँ पर एक मिरर लगाया जाता है। ये मिरर हमारा अवलोकन अवतल दर्पण लगाया जाता है। कौन सा दर्पण? अवलोकन वाले को अवतल दर्पण लगाया जाता है। तो अवतल दर्पण का कार्य क्या होता है? मैंने बताया था अवतल दर्पण क्या करता है, सभी प्रकाश को आकर छोटा में दिखाता है। सभी जो इधर से आ रहे हैं इधर दिखाएंगे, इधर के आगे, और ये थोड़े से झुके रहते हैं 45 डिग्री पर, तो यहाँ पर छोटे छोटे सभी दिखाते हैं। तो इधर से कोई आ रहा है तो इधर वाले को दिख जाएगा, और इधर से कोई आ रहा है तो इधर वाले को दिख जाएगा। तो हमारा इस तरह से दोनों सही है, ए और बी दोनों हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो पहला देखिए, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो उनके विचलन नहीं होता। विचलन मतलब कि अपने मार्ग से हटती नहीं है। देखिए सीधे सीधे निकल जा रहा है तो इनमें विचलन नहीं हो रहा है। दूसरा, उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक, देखिए उत्तल दर्पण, अवतल हमने लिख दिया सॉरी, यहाँ पर उत्तल दर्पण क्या होता है, छोटा दिखाता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या होता है, उत्तल दर्पण हम छोटा दिखता है, यहाँ पर इधर से आ रहा है तो इधर, और इधर से ये चीज़ें। और लोग उत्तल दर्पण का उपयोग अपने लाइट में, यहाँ पर मिरर में भी करते हैं, साइड मिरर देखते हो शीशे में, जो कि दूर से आते हुए व्यक्ति उसमें दिख जाते हैं एकदम साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से 109, रक्त का लाल किस वर्णक के कारण होता है? देखिए रक्त पहले हम जान जाते हैं, रक्त हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के। देखिए इसका लाइफ टाइम भी पता होना चाहिए आपको। RBC का 100 से 120 दिन होता है, इसका 1 से 4 से 5 दिन लिखते हैं, इसका 8 से 10 दिन होता है इसका लाइफ टाइम, ये बता दिया। देखिए हमारा RBC 100 से 120 दिन रहता है, WBC 1 से 4 से 5 दिन रहता है, और प्लेटलेट्स हमारा 8 से 10 दिन रहता है। ये इनकी लाइफ टाइम, इतने बाद दिन ये रिपेयर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो वही बताया, रक्त का लाल किस वर्णक के कारण होता है? तो देखिए रक्त जो है कि हमें पहले से पता है, हीमोग्लोबिन किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। अब देखिए ऑक्सीजन रक्त को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन, जो कि हमारा सीरा और धमनी 2 चीज़ें रहती हैं, सीरा और धमनी। तो ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध। तो धमनी में हमारा प्योर ब्लड शुद्ध बहता है, और सीरा में अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध देखो, धमनी में हमारा शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ब्लड ही हमारा शरीर से बाहर निकालता है। प्लेटलेट्स हमारा रक्त का थक्का जमाता है, कहीं पर जैसे कट पिट जाता है तो आप क्या करते हैं, प्लेटलेट्स वहाँ के उसको बाहर, ब्लड को बाहर नहीं निकालने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया, देखिए मलेरिया रोग हमारा फीमेल एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। जैसे फीमेल लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, फीमेल एनोफिलीज, इस मच्छर के काटने से होता है, जो कि मादा मच्छर होता है। क्या होता है, मादा मच्छर में ये पाया जाता है। ठीक है, मादा मच्छर में पाया जाता है, जिससे हमारे क्या क्या डैमेज करता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है मलेरिया से हमारे शरीर में क्या डैमेज होता है, किस में जाके आक्रमण करता है। तो ये हमारे लीवर और रक्त की शिराओं, इन दोनों भागों पर ये प्रभाव डालता है। लीवर और रक्त की शिराओं पर ये प्रभाव डालता है। और ये भी बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये मलेरिया हमारा एक प्रकार का नहीं होता, ये 5 प्रकार का होता है। मलेरिया हमारा 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।